तो 16 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था ना। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो हमने आपको जो बताया था, हमने बताया था कि जैसे क्वेश्चन सिर्फ कर लेना, उसको रट लेना, वो अलग चीज होती है। हमने आपको जैसे जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं या लास्ट टर्न पे भी हम ये समझा रहे थे कि आप क्वेश्चंस को कैसे थिंक करेंगे, कैसे क्वेश्चन में सोचेंगे कि हमें मतलब इसमें क्या कैलकुलेट करना है, बताना क्या है। तो उसके लिए हमने आपसे क्या कहा था कि आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें। ऐसा नहीं कि आप याद नहीं करेंगे तो आपका सब हो जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या बताया गया। जैसे हमने कहा था कि अगर वो आपसे पूछता है, मान लिया कोई एक क्वांटिटी है, सपोज कर लिया ए क्वांटिटी है कोई, ठीक है। तो इस क्वांटिटी में अगर वो आपसे कहता है परसेंटेज एरर बताओ या फ्रैक्शनल एरर बताओ, तो हमें तुरंत दिमाग में हमारे आना चाहिए कि फ्रैक्शनल एरर का मतलब, जो भिन्नात्मक त्रुटि जिसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है डी अपान ए। तो इसका मतलब अगर हमें पता है कि अगर फ्रैक्शनल एरर का मतलब ये है, तो अब ये हमें निकालना है, ये हमें पता चल गया। अब इसको निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें टाइप बताए गए कि टाइप 1 ये है, टाइप 2 ये है। कि अगर मल्टीप्लिकेशन का केस हो तो आप कैसे चलेंगे, अगर डिवीजन का केस हो तो कैसे चलेंगे, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है तो कैसे आपको करना क्या है, ठीक है। मिक्स कर दिया गया तब आपको क्या करना है। तो अगर उतनी चीजें आपको याद है तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ भी कहे, ठीक है। लेकिन अगर आपको वही नहीं याद है कि क्या बताया गया था, जैसे आपने फंक्शन देखा, अब फंक्शन वहां पर आप ये नहीं समझ पा रहे कि इसमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, अगर आपको दे दिया गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। जैसे अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया व्हाट इज परसेंटेज एरर, तो आपको क्या करना है, मतलब आपको तब ये कैलकुलेट करना है। अगर उसने फ्रैक्शन कहा तो डी अपान ए निकालना है, और अगर परसेंटेज कहा तो ये निकालना है। लेकिन अगर उसने कह दिया व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ डीए निकालना। अब आपको ये सोचना है कि निकालना हमें ये, लेकिन ये कैसे निकालें, उसके लिए आपको रूल्स बता दिए गए, ठीक है। ऐसे अगर उसने कह दिया व्हाट इज वैल्यू विद एरर लिमिट, मतलब ए की वैल्यू बतानी है विद एरर लिमिट, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें निकालना है ए। तो ए का मतलब क्या निकालना है, अगर विद एरर लिमिट कहा गया तो क्या निकालना है, ए, बिल्कुल सही, ए प्लस माइनस डी ए निकालना है। तो अब हमें पता चल गया कि ये एक्चुअल वैल्यू है, तो एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल जो फार्मूला होगा उससे निकलेगी। डी ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर है तो वो एरर के कॉन्सेप्ट से निकलेगी। मतलब ये क्वेश्चन दो पार्ट में आपको करना पड़ेगा, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये एरर है। एक्चुअल वैल्यू जो आपको फार्मूला पता होगा उससे निकालेंगे, और एरर को एरर के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन। मतलब हमें कुल मिला के ये पता है कि अगर उसने विद एरर लिमिट कहा है तो हमें ए प्लस माइनस डी ए निकालना है, ठीक है। ऐसे अगर उसने कह दिया फाइंड वैल्यू ऑफ ए विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो आपको इसका मतलब निकालना है ए एक्चुअल वैल्यू, लेकिन अब डीए नहीं निकालना, बल्कि आपको निकालना है डीए अपान ए इंटू 100 निकालना, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि हमें ये याद रखना है कि हमें निकालना है उसका क्या मतलब है। वो हो गया फ्रैक्शन, हो गया परसेंटेज, हो गया एब्सोल्यूट, हो गया विद एरर लिमिट, हो गया विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर। अब इन चीजों को निकालने के लिए आपको रूल्स बताए गए। तो अब ऐसा थोड़ा कि कोई रूल कहीं भी अप्लाई कर दोगे। अगर मल्टीप्लीकेशन का केस है तो रूल 1, अगर डिवीजन का केस है रूल 2, अगर एडिशन का केस है रूल 3, अगर सब्ट्रैक्शन का केस है रूल 4, और अगर मिक्स कर दिया गया है मान लिया सब्ट्रैक्शन एडिशन को या ये जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को, तो आपको रूल 5 के हिसाब से जैसे आपको बताया गया था वो आपको काम करना है, ठीक है। तो अगर ये समरी आपके दिमाग में रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप वो चीजें याद नहीं रखेंगे तो आप हर क्वेश्चन में सोचेंगे जिसमें ये ऐसे कर दिया गया, उसमें वैसे कर दिया गया, तो आप ये हमेशा सोचते रहेंगे, ठीक है। तो चीजों को याद रखना जरूरी है कि हमें क्या बताया गया था, तो हमारा तरीका क्या रहेगा वो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर होगी ना। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं 17 नंबर। अब जैसे 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस जब सीरीज और पैरेलल की बात होती है तो वो तो 9th-10th लेवल में ही बताया जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे एक बार रफली बता देते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना नोट कर लेना, अदरवाइज ये तो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे अगर रेजिस्टेंसेस मान लिया आपके पास दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, ठीक है। तो अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो जो रिजल्टेंट यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ने का मतलब ऐसे जोड़े जाते हैं रेजिस्टेंसेस को, ठीक है। तो ये R1 प्लस R2 हो गया। और अगर हम यहीं पर इन्हें पैरेलल में जोड़ते हैं
तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये सीरीज हो गया और ये पैरेलल हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे R1 R2, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1। ठीक है, R1 R2 लेते हैं, फिर इसको R1 से जब डिवाइड करेंगे तो R2 बचेगा, वो लिख देते हैं, और फिर इसी को R2 से डिवाइड करते हैं तो R, तो जैसे वो सॉल्व करते हैं ना, ये इस तरह इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट रहता है, तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2, अगर पैरेलल में उनको जोड़ा गया, और सीरीज में R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये तो पता भी होगा क्योंकि 9th-10th लेवल में भी बता दिया जाता है, और बाकी हम लोग इसे आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉपर वे में पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो फिर ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें जरा आप देखो उसने आपसे क्या कहा है। In an experiment, value of two resistances are measured to be R1 5.0 plus minus 0.2 and R2 10.0 plus minus 0.10. Find the value of total resistance in series combination with limits of percentage error. मतलब उसने कहा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में और किसके साथ में, विद लिमिट्स ऑफ। तो अब जरा बताओ इसमें से 1 2 3 4 5 कौन सा आपका निकालना है, 4 निकालना है, 5 नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, ये आंसर है आपका। ठीक है, मतलब ये आपको निकालना है, क्योंकि उसने क्या कहा, विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर कहा। अगर यहीं पर वो कह देता विद एरर लिमिट, फोर्थ निकालते, सिर्फ कहता कि उसका कॉम्बिनेशन उसमें एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, ये निकालते, परसेंटेज ये निकालते। तो अब आप देखो इसमें थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन ज्यादा ही तो होगा, क्योंकि हमें ए भी निकालना पड़ेगा और डी ए पान इंटू 100 भी निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ये समझ गए कि उसने कहा है विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर, और हमें पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, ए प्लस माइनस डी ए पान इंटू 100, तो समझ लो आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व। ए का मतलब एक्चुअल वैल्यू और डी ए पान ए इंटू 100 का मतलब परसेंटेज एरर। तो एक्चुअल वैल्यू तो एक्चुअल फॉर्मूले से निकलेगी, परसेंटेज एरर के कॉन्सेप्ट से निकलेगी। तो अब हम ये हटा देते हैं यहां से। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने अभी आपको बताया कि जैसे दोनों रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2, तो यहाँ लिखा ही है तो इसको अलग से लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ पर सामने है आपके असाइनमेंट में, तो उतना तो हम लोग समझ ही गए ना कि अगर ये ऐसे लिखा गया है तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, R1, और ये क्या लिखा हुआ है, DR1। ठीक है, उसमें एरर, और ऐसे ये R2 लिखा है तो ये R2 है और ये क्या है, DR2 हो गया। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ ऐसे लिख भी दिया, बाकी वो हमने आपको बता ही दिया था लिखने का जो तरीका होता है उसमें क्या रहता है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर कि इन सीरीज जो RS है, मान लिया S मतलब सीरीज के लिए एम्प्लाई किया गया R1 प्लस R2। ठीक है, ये तो हमारा फंक्शन हो गया। पहले समझ लो कि अगर दो रेजिस्टेंस आप सीरीज में जोड़ते हैं तो आप क्या लिखते हैं, RS इक्वल टू R1 प्लस R2। अब आपको यहां पर क्या निकालना है, हमारे दिमाग में कि हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए और परसेंटेज एरर चाहिए, यही चाहिए ना। तो एक्चुअल वैल्यू का मतलब एक्चुअल फार्मूले से आएगी, तो एक्चुअल फॉर्मूला R1 प्लस R2 है, तो इसमें एक्चुअल वैल्यू रखना है हमें। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 5 और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 10। जो पहले होती है वो एक्चुअल वैल्यू सब पीछे आपका असाइनमेंट में लिखा ही। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा 5.0 और प्लस यहां पर 10.0, मतलब ये 15 आ गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे ऑप्शन में दिया गया खाली 15 लिख दिया है तो हमने 15 लिख दिया, और 15.0 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो 15 यहाँ पर ओम हो गया, ये हो गई हमारी एक्चुअल वैल्यू। तो एक काम हो गया, लेकिन उसने यहाँ भी 15 लिखा, यहाँ भी, तो खाली इससे तो काम चलेगा नहीं। अगर सिर्फ एक में 15 होता तो हम आगे निकालते नहीं, एग्जाम में होते तो सीधे उठाकर टिक कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें परसेंटेज एरर भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम एरर कैसे कैलकुलेट करें। अब ये इसमें कौन सा रूल लगा हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, एडिशन है ना, तो एडिशन है तो कौन सा, थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। हमें निकालना है परसेंटेज एरर, तो थर्ड रूल के हिसाब से DRS डिवाइडेड बाई RS इंटू 100 इज इक्वल टू DR1 प्लस DR2 डिवाइडेड बाई
R1 प्लस R2 इंटू 100, बिल्कुल सही। अब आप यहाँ वैल्यू रख दो, देखो DR1 कितना है 0.2, DR2 कितना है 0.1, ये लिखा हुआ है, प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 10 प्लस 5, R1 प्लस R2 5 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, लिख ही देते हैं 5 प्लस 10 और इंटू क्या हो गया 100। आसान सा कैलकुलेशन है, सीधे कर लेते हैं बिना कुछ लिखे। 0.2 0.1 0.3, 100 से किया मल्टीप्लाई 30, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 0.2 0.1 0.3 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बचेगा और 30 अपॉन 15 2% आ गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा RS वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू 15 और प्लस माइनस 2%, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा, नोट करें। इसके बाद जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, वो डेटा वाइज यही है, बस उसमें क्या किया गया है, सीरीज की बजाय पैरेलल कह दिया गया है बस, ठीक है। तो ये वाला नोट कर लेना सभी ने, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। In an experiment, value of two resistances are measured to be, वही दोनों वैल्यूज लिखी गई, 5 प्लस माइनस 0.2 और 10 प्लस माइनस 0.1। Find the value of total resistance in parallel combination with limits of percentage error, ठीक है। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हमें फार्मूला पहले से पता है, ठीक है। तो हम लोग ये ना लिखकर डायरेक्ट ये यूज कर लें, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस है। अगर 3-4 होते तो हम कुछ करते, लेकिन यहाँ पर उतना नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एरर में बस आप किसी बुक वगैरह में भी देखेंगे 2 का ही रहता, क्योंकि फिर वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना कैलकुलेशन। तो R1 R2 बान R1 प्लस R2 हो गया। अब अगर हम यहां से इसे सॉल्व करें तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट पैरेलल के लिए ये यूज करेंगे, ठीक। ये हटाते हैं। अगेन देखो, जो ये लिखा गया है इसमें ये वैल्यू हमारी R1 है और ये वाली वैल्यू DR1 है, और ऐसे ये वाली वैल्यू R2 है और ये वाली वैल्यू DR2 है, ठीक है। तो ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बाकी आपको तो क्लियर ही है, कोई उसमें ये तो पहले से आपको बता ही दिया गया। लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, अलग से यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, लेकिन ऐसे ही वहीं से समझ लो, उसमें कोई चेंज तो कभी होना नहीं। हमने क्या कहा था, कभी ऐसा नहीं होगा कि DR1 पहले लिखा जाए और R1 बाद में, हमेशा R1 पहले होगा और DR1 बाद में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि उसने कहा कि आप निकालो लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर के साथ, ठीक है। मतलब एक तरह से हमें एक चीज पता है कि वो हमसे जानना क्या चाह रहा है, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिखकर आपको बता रहा हूं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हमने देखा, उसने कहा अगर पैरेलल में जोड़े तो आपको वैल्यू बतानी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर। मतलब हमें आरपी इज इक्वल टू निकालना है, आरपी मतलब एक्चुअल वैल्यू और प्लस माइनस डी आरपी डिवाइडेड बाई आरपी इंटू 100, ठीक है, यही निकालना। लेकिन पिछले में भी ऐसे था, लेकिन फार्मूला बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर जो सीरीज में था उसमें तो R1 R2 था। यहां पर अगर हम पैरेलल की बात करें, इन पैरेलल जो आरपी है वो क्या है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसको आपको क्या बताया गया था कि आप लिखेंगे R1 R2, और पहले तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकाल लें, इसकी बात में करेंगे, ठीक है। हमें क्योंकि दो चीज निकालनी ना, एक्चुअल वैल्यू भी और एरर भी। भाई जैसे आपने समझ लिया ना कि इसका मतलब क्या है कि हमसे ये पूछ रहा है, अगर वो सिर्फ परसेंटेज पूछता तो हम ये नहीं निकालते, हम सीधे ही निकालते, पीछे क्वेश्चन में कराया भी था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरा ये निकालना है, तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी, दोनों काम करने पड़ेंगे आपको। तो हम एक्चुअल वैल्यू को अभी आपको बताया था हमने कि एक्चुअल फार्मूले निकालेंगे। एक्चुअल फार्मूला हमारा यही है, R1 R2 रखेंगे, R1 है 5, ठीक है, R2 है 10, R1 5 R2 10 और डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, ठीक है, 5 प्लस 10। तो अगर हम देखें तो ये ऊपर आ गया 50 और नीचे कितना आ गया 15, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं 50 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3.3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई 3.3 ओम, ठीक।
तो ये तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ गई। तो अब जैसे 3.3 इसमें भी 2 जगह दे दिया, तो अगर एक ही जगह होता तो हम ऐसे टिक कर देते, लेकिन 2 जगह दिया गया तो हमें एरर भी निकालनी पड़ेगी। तो एक काम हो गया। अब सोचो इसमें कौन सा रूल लगेगा, टाइप लगेगा, कौन सा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3? टाइप 5। ठीक है, 5 वाले में ऐसे आपको बताया गया था। तो हम यहां पर पहले इसको लिखेंगे RP इज इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2 टू द पावर -1। अब लिखते हैं हम लोग यहां पर DRP डिवाइडेड बाई RP इंटू 100 इज इक्वल टू DR1 अपॉन R1 इंटू 100 प्लस DR2 डिवाइडेड बाई R2 इंटू 100 और प्लस नीचे लिख देते हैं आएगा। ठीक है, इसमें ये माइनस पहले आ जाएगा ना, प्लस हो जाएगा DR1 प्लस DR2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू 100। ठीक है, ऐसे। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर बाकी तो इसमें वैल्यू डालनी है और सॉल्व कर लेना है। तो अब इसी में वैल्यूज डाल के सॉल्व करो, क्या आएगा? 7% आ जाएगा। तो यहां पर DR1 कितना है? 0.2 और R1 कितना है? 5। (0.2 and 5.0) 0.2 and 5.0 into 100। ठीक है, प्लस दूसरा कितना है? 0.1 अपॉन 10.0 इंटू 100, फिर प्लस 0.2 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 और इंटू 100। ठीक है, सारी वैल्यूज रख दी। पहला यहां पर देखो, ये डेसिमल अगर आप हटा दो दोनों, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 50, यानी कि कितना आ जाएगा? 4। डायरेक्ट सॉल्व करने कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो है। ऐसे यहां पर देखो, अगर आप ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, तो ऊपर बचेगा 1 इंटू 100 100 और नीचे भी 100, यानी कि क्या हो जाएगा? 1। और ऐसे यहां पर 0.2 प्लस 0.1 0.3 और 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 15, कितना? 2। तो कितना आ जाएगा? 7%। तो हमारा आंसर आ गया RP इज इक्वल टू 3.3 प्लस माइनस 7%। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम आपको थोड़ा समझनी है, क्योंकि हमारे पास उसका कोई तोड़ नहीं है, या हमारे पास उसका कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि हम आपसे कहते हैं कि ऐसे कर लो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मेथड यहाँ पर बताया गया, ठीक है, कई जगह पर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व किया गया होगा। ठीक है, कई जगह पर आप देखेंगे इसमें दूसरा मेथड यूज कर लिया जाता है। तो एक्चुअल में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये जो इस तरह से आता है, फिर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया गया, अभी हम लोग करेंगे। अब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में अगर आपने ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जो यहाँ पर है पैरेलल में, तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम करेंगे। उसमें उसने एक अलग ही फॉर्मूला दे रखा, और वो क्वेश्चन ये अगला वाला क्वेश्चन है। ये उसने कहा यहाँ पर कि अगर आपके पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला डिफरेंशिएशन से ही आता है। ठीक है, तो डेरिवेशन की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, तो हम डेरिवेशन आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम बताएंगे भी तो भी फाइनली आपको याद ही करना पड़ेगा, और चूंकि डिफरेंशिएशन है, अभी आपने पढ़ा नहीं तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, तो अननेसेसरी वो टेंशन हो जाती है हमें। ठीक है, तो हम लोग इसे याद रखेंगे कि ये फॉर्मूला जो है वो हमें यूज करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम करें क्या, तो और हमने ये दोनों मेथड क्यों बताए? तो दोनों मेथड बताना हमारी मजबूरी हो गई। ठीक है, रीजन क्या है, कई बुक्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर इस फॉर्मूले से नहीं निकाला गया, बल्कि इस वाले फॉर्मूले से निकाला गया जो हमने आपको ये मेथड में सिखाया था। ठीक है, आप खुद ही देख लो, जैसे अभी पीछे वाला क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर हम इसमें एनसीईआरटी वाला मेथड लगा दें, हमने आपको देखो बताया भी था,
कि अगर एनसीईआरटी के मेथड से करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन आप देखो इसके किसी भी ऑप्शन में वो आंसर ही नहीं था। वो आंसर है कहीं? स्क्वायर कहीं दिख रहा है? एफ स्क्वायर, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर कहीं यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अगर आप किसी बुक में देखेंगे ये क्वेश्चन करेंगे तो अगर हम आपको सिर्फ एक ही मेथड बताते, ठीक है, तो आपके दिमाग में आता है कि यार सर ने बता दिया तो सब कहा था तो सब हो जाएंगे क्वेश्चन, ये तो हो ही नहीं रहा है, इसमें तो आंसर ही नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर हमारी मजबूरी थी कि आपको ये मेथड हम समझाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि हमें डिसीजन लेना पड़ेगा एट द टाइम एग्जाम में। तो अगर इस तरह की चीजें रही, मतलब जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, तब तो डिसीजन लेना बहुत आसान होगा कि अगर हमें ये स्क्वायर वाला दिख गया, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट दिख गया तो हम उसी को टिक कर लेंगे, क्योंकि हमें एनसीईआरटी वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये हमें दिख गया यहाँ पर तब तो हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है तो किसी भी बुक का अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इस बुक का कर रहे हैं, उस बुक का कर रहे हैं, तो कहीं पर इधर उधर से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको हमने दोनों मेथड बता दिए। जो मेथड वहां पर आप अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर लो, अगर आपका आंसर आ गया तो ठीक है, वरना दूसरे से ट्राई करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन एग्जाम में हम क्या करेंगे? तो एग्जाम में चूंकि सब कुछ एनसीईआरटी के बेसिस पर है, तो हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? एनसीईआरटी वाला। तो बताना मेरी मजबूरी इसलिए थी क्योंकि कई बार लोग इधर उधर से क्वेश्चंस देखते हैं, करते हैं, फिर उनका होता नहीं, फिर वो प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने आपको ये मेथड भी बता दिया कि अगर इस क्वेश्चन में आप एनसीईआरटी वाला मेथड लगाएंगे आपका आंसर ही नहीं आएगा, ऑप्शन में है ही नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें जो अभी हमने आपको कराया था, इसमें तो ये तो सीरीज था, इसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये वाला पैरेलल वाला, ठीक है। अगर आप इसमें एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला लगा दो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहीं हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया, बुक से ही उठाकर दिया आपको क्वेश्चन समझाने के लिए कि देखो ऐसे भी क्वेश्चन दिए गए, इसका ये आंसर आ ही नहीं रहा, ठीक है, अगर एनसीईआरटी वाला मेथड लगाओ। तो हमने ये चीज तो यहाँ बता दी कि भाई ऐसे भी इसका आंसर निकलता है। लेकिन आप एग्जाम में क्या करना, सीधे सीधे हमें एग्जाम से मतलब है कि यहाँ की हमें कोई मतलब नहीं कि उनकी बुक का क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहां का हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेन एग्जाम की बात है ना, एग्जाम में हमें क्या करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये मनाना है कि भगवान करे क्वेश्चन ही ना आए, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस वो आ गया तो हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी वाला मेथड लगाएंगे, क्योंकि वही हमारे बुक में दिया गया, उसी को हम यूज करेंगे। हम क्यों इधर उधर के मेथड्स पर जाएं? एनसीईआरटी वाला मेथड यूज करोगे तो आप केस भी कर सकते हो बाद में, अगर वो ना मान, ठीक है, ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इधर उधर का मेथड यूज कर लोगे तो आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी वाले मेथड को यूज करेंगे अगर हमारा कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या कैसा भी प्रॉब्लम है। लेकिन हमने वो मेथड आपको इसलिए बताया था कि अगर बाई चांस यहाँ से आप किसी दूसरी जगह का क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसमें एनसीईआरटी वाला मेथड नहीं लगेगा, वो दूसरा मेथड जो सर ने बताया था, अगर हमें वो क्वेश्चन करना ही है तो हम उस मेथड से कर लेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना? तो आप कौन सा मेथड पैरेलल के लिए फॉलो करोगे? एनसीईआरटी वाला, ये जो हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, नीट में अगर हम बैठे हैं तो वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है, एनसीईआरटी का। इसमें आसान इसलिए हो गया क्योंकि इसमें आपको अगर एरर का कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है बहुत ज्यादा, तो भी ये क्वेश्चन कर ले, क्योंकि उसने पहले से ही सब कुछ दे रखा है, ठीक है। उसने पहले से सब कुछ दे रखा है कि कौन सा फॉर्मूला है और कैसे आपको करना है, बस आपको क्या करना है, गुणा भाग करना है बस, ठीक है। मतलब सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ करना है। लेकिन ये होता क्या है कि कई स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन कठिन लगता है, जबकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं। कैसे? आप देखो, थोड़ा बहुत तो हमने जो आपको बताया वो तो चीजें याद ही रखनी है आपको। पढ़ते हैं पहले। टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। तो R1 R2 आपको दे दिए गए, ओम्स आर कनेक्टेड। तो हमें ये चीज पता है कि R1 R2 जो दिया गया है, तो उसमें ये जो R1 है 100 प्लस माइनस 3, तो इसका मतलब ये हो गया R1 और ये क्या हो गया? DR1। लेकिन यहाँ पर जरा देखो, आपको हमने ये चीज बताई थी ना कि डेल्टा अगर टर्म यूज किया जाए तो आप भी डेल्टा यूज कर लो डी की जगह, ठीक है। बाकी उसका डिफरेंस क्या होता है वो हम आपको बताएंगे भी, ठीक है, आगे हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे। डेल्टा R1 कर लेते हैं डी की जगह, और ये आपको R2 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? R2, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा R2 हो जाएगा, ठीक। कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, पहले में है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरे में पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। मतलब आपको उसने ये नहीं कहा कि फ्रैक्शनल एरर बताओ, परसेंटेज बताओ, उसने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ सीरीज में पैरेलल में।
यूज फॉर ए मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, R1 प्लस R2, तो हमें पहले से पता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 अपान R डैश इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R, वो भी हमें पहले से पता है, ठीक है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको ये यूज करना है, डेल्टा R डैश अपान R डैश स्क्वायर, डेल्टा R1 अपान R1 स्क्वायर, डेल्टा R2 अपान R2 स्क्वायर, ठीक है। तो ए के लिए ये यूज करना है और बी के लिए आपको ये यूज करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहां मुझे लग रहा है छूट गया है, ठीक है। एंड फॉर बी यहाँ पर रिलेशन R1 प्लस R2 और यहाँ उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आपके असाइनमेंट में लिखा है, यहाँ थोड़ा सा पीपीटी में छूट गया। एंड फॉर बी लिखा हुआ ना, बी के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं। तो बात क्लियर हो गई कि हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हमसे उसने कहा कि सीरीज में ये फॉर्मूला यूज करना है, पैरेलल में जो कि हमें पहले से पता है। बस उसने सीरीज के लिए एरर का कोई फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन उसने पैरेलल के लिए एरर का फॉर्मूला आपको बता दिया कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब जरा देखो, आपके दिमाग पे कुछ और नहीं उठ रहा है कि कुछ तो अधूरा है अभी क्वेश्चन में, तो हमें इससे कोई लेना देना, ठीक है। अधूरा हो पूरा हो आप जानो। जैसे अगर हम ये क्वेश्चन दे दें और आपसे हमने कहा वैल्यू बताओ, ठीक है, तो वैल्यू उसने कहा ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो आपके दिमाग पे और क्या उठ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो आप क्या निकालोगे, एक्चुअल वैल्यू, और प्लस माइनस करके क्या लिखोगे, प्लस माइनस करके तो हमारे पास दो चीजें है ना, या तो हम एब्सोल्यूट एरर लिखें और या विद परसेंटेज एरर लिखें, लेकिन उसने क्वेश्चन में तो कहीं दिया नहीं। तो अगर उसने क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपके पास एक ही तरीका है कि आप ऑप्शंस देखेंगे, और ऑप्शंस देखकर आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या लिखा गया आगे, एब्सोल्यूट या परसेंटेज। एब्सोल्यूट, कहीं परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, साइन कहीं परसेंटेज का बना है नहीं, ठीक है। और अगर ये परसेंटेज या फ्रैक्शन, जैसे कुछ लोग बाद में कहते नहीं सर फ्रैक्शन तो हो सकता था, परसेंटेज का साइन नहीं बना तो फ्रैक्शन होता, लेकिन फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है, ये होती है। अगर डेल्टा एल अपान एल लिखोगे तो कोई यूनिट आएगी नहीं, जबकि यहाँ ओम बाहर लिखा मतलब वो यूनिट इसके साथ भी है, और तो अगर इसके साथ यूनिट है तो ये एब्सोल्यूट एरर होगी, ठीक है। एकदम पहली जो हेडिंग में बताया गया था एब्सोल्यूट एरर। तो डिफरेंस मतलब जैसे अगर आप डी आर लिखते हैं तो भी उसकी यूनिट ओम, और डी आर लिखते हैं उसकी भी यूनिट ओम रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर उसने यहां नहीं दिया है कुछ, तो हमने ऑप्शंस देखे और ऑप्शन से हमने रिजल्ट निकाला कि वो हमसे जानना चाह रहा है वैल्यू विद एरर लिमिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ एब्सोल्यूट एरर लिखा हुआ है और यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू लिखी है, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट किसी को हो रहा हो, कोई भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, तो हम बताते हैं। कोई डाउट है कि हमने क्या कहा कि अभी पहले हम क्वेश्चन ही समझ रहे हैं ना, अभी सॉल्व कैसे करेंगे वो अलग बात है, पहले तो क्वेश्चन में डिसाइड हो जाए कि हम निकालें क्या। तो निकालने के लिए उसने कुछ दिया नहीं था, तो हमने ऑप्शन देखा और ऑप्शन में हमें दिखा कि एक्चुअल वैल्यू और एरर लिमिट लिखा गया है, ठीक है। मतलब हमें निकालना है आर और डी आर, ठीक है, सीरीज का और पैरेलल का, ठीक है। अब सीरीज वाला तो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, लेकिन उसमें परसेंटेज आपसे कहा गया था, तो हमने उसमें डी आर अपान आर इंटू 100 निकाला था, लेकिन यहाँ वो नहीं करना है, यहाँ सिर्फ डी आर निकालना है। तो देखा जाए तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना। दो रॉड है L1 और L2 की कंबाइंड लेंथ, L1 को L2 में जोड़ दिया और DL1 को DL2 में जोड़ दिया। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू की बात करें तो बताओ जल्दी से क्या आएगी, 300 प्लस माइनस 7, 100 को 200 में जोड़ा और एरर को एरर में जोड़ा, तो 100 और 200 कितना हो जाएगा, 300, और 3 प्लस 4 7, 300 प्लस माइनस 7, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, उसने 300 प्लस माइनस 7 कितनी जगह दे रखा है, 3 जगह दे रखा है, ठीक है। नहीं इसमें नहीं, इसमें 250 लिखा हो, ठीक है, 3 जगह उसने दे रखा है, तो इसका मतलब यहां से तो कुछ निकलना है नहीं, ठीक है। तो ये तो हम लिख लेंगे, लेकिन हमें अगला पॉइंट ये सॉल्व करना पड़ेगा। देखो आपके यहाँ नीट में एआईपीएमटी में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, हम आपको आगे बताते जाएंगे, सारे क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ दिए गए हैं जिसमें एक चीज सॉल्व करके ही आंसर टिक कर दो, दूसरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग अभी पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ मजबूरी है, इनसे हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग सीरीज वाला कर लेते हैं। यहाँ पर ए पार्ट जो है, इन सीरीज, सीरीज में हमें निकालना है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 की वैल्यू क्या दी है उसने, 100 प्लस माइनस 3,
और प्लस 200 प्लस माइनस 4। ठीक है, क्या बताया गया था कि अगर आपको एरर लिमिट के साथ जोड़ना है, अब यही चीजें होती है ना कि आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, कि अगर आपने याद नहीं किया तो कंफ्यूजन होगा, यार वहां ऐसे किया था यहाँ ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि हमें अगर परसेंटेज निकालना होता तो अभी जैसे पीछे क्वेश्चन में कराया था वैसे निकालते, लेकिन यहाँ तो हमें एरर लिमिट निकालना है। तो जैसे एक क्वेश्चन पीछे कराया था ना, दो रॉड है जिनकी लेंथ L1 L2 है, तो कंबाइंड लेंथ बताओ क्या हो जाएगी। तो उसमें क्या किया था, 100 को इसके साथ जोड़ दो, ऐड कर दो, और एरर को एरर के साथ ऐड कर दो, बस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा R इज इक्वल टू 100 प्लस 200। देखो हम लिख रहे हैं, लेकिन आपने देखा था कि लिखने की तो कोई जरूरत थी ही नहीं, हमें ऐसे समझ में आ गया था, ये आ गया। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 300 प्लस माइनस 7। ठीक है, इतने ओम। ये हमारा पहला आंसर आ गया सीरीज वाला। नोट कर लेंगे इतना, नोट कर लिया आपने। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं, पैरेलल वाले पर। इन पैरेलल, पैरेलल में भी हमें कुछ अपनी तरफ से सोचने की जरूरत है नहीं, उसने पहले कह दिया। लेकिन अब हम लोग क्या करें, जैसे उसने तो आपको ये दिया है 1/r', ठीक है, लेकिन हम लोग ये जो 1/r' दिया गया है, अभी पीछे हमने आपको बता ही दिया था कि अगर ये दो पैरेलल में है तो इसको सॉल्व करेंगे तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2 ही तो आएगा ना। तो डायरेक्ट लिखने क्यों फालतू में उतना टाइम वेस्ट करना। तो हम लोग R' को लिख लेंगे R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है, पहले एक्चुअल वैल्यू निकालना ना, तो 100 रखेंगे सिर्फ, और R2 की वैल्यू क्या है 200 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा 300। ठीक है, तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 66.66 ऐसे आएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 66.7 लिख सकते हैं, थोड़ा राउंड ऑफ करके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन में उसने 66.7 लिख रखा है 3 जगह। ठीक है, नोट करिए। कुछ नहीं है, मतलब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ही कर रहे हैं सब। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पीछे का एक फॉर्मूला लिखा, R1 R2 R की वैल्यू रखी, सॉल्व कर लिया, 66.7% आ गया। अब अगले स्टेप में जो कैलकुलेशन है उसका भी उसने फॉर्मूला दे रखा, क्योंकि हमें उसने ऑप्शन दिया कि आपको वैल्यू निकालनी है विद, क्या निकालना है, वैल्यू विद एरर लिमिट ही तो निकालना है ना। तो एरर लिमिट का मतलब वही dr, या यहाँ पर डेल्टा है तो उसको आप डेल्टा r मान लो। ठीक है, तो आपको डेल्टा r' की वैल्यू ही तो चाहिए, तो सोचो क्या करना ही क्या है, कैलकुलेशन ही तो करना है। आपको डेल्टा R1 भी पता है, डेल्टा R2 भी पता है, R1 R2 भी पता है, और R' आपने यहाँ कैलकुलेट किया। ठीक है, सारी चीजें पता है, उसी फॉर्मूले में रखकर सॉल्व कर लो, बस इतने तो करना है। क्योंकि हम देखो, जब टारगेट निश्चित होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है डेल्टा R' की वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब डेल्टा R' अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये उसने फॉर्मूला भी दे दिया कि ये फॉर्मूला लो, ये यूज कर लो। तो आप क्या करोगे, इसी में वैल्यूज ही तो रखनी है तुम्हें, सॉल्व करना है, कैलकुलेट कर लो बस। हम लिखते हैं यहाँ पर डेल्टा R' डिवाइडेड बाई R' स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपान R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। ठीक है, R2 स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यूज रखते हैं, तो डेल्टा R' इज इक्वल टू, ये उधर लेकर चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, और सीधे वैल्यूज भी रख लो, डेल्टा R' ही तो निकालना है ना, तो डेल्टा R' इधर रखेंगे, बाकी सब उधर रखेंगे हम। डेल्टा R1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा R1 कितना दिया गया था 3, तो यहां पर हम क्या रखेंगे 3, और डिवाइडेड बाई 100, 100 का करना है स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 100 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, 100 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 कितना था 4, और R2 कितना है 200 है ना, तो 200 का स्क्वायर हो गया, ये तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आप यहां देखो कि ये जो R1 R' स्क्वायर है ये भी तो उधर जाएगा, तो R' की वैल्यू हमने क्या निकाली 200/3। देखो अब यहां पर 66.7 रख दोगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। ठीक है, बेटर क्या है 200/3 रखना। ठीक है, तो हम लोग यहां रखेंगे 200
डिवाइडेड बाई 3 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब जैसे इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसे देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 3, ये 10 टू द पावर 2 है, 10 टू द पावर 100 का मतलब 10 टू पावर 2, 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4, तो यहाँ हमने 4 रख दिया, प्लस यहाँ 4 आया, 2 इंटू 10 टू द पावर 2, भाई 200 का मतलब जैसे 100 है तो उसको 10 टू द पावर 100 है तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2, तो जो 200 है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 2, लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करोगे 2 इंटू 10 पावर 2 का, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट में, और बाहर 200 को फिर से हम वही लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 2 और स्क्वायर कर देंगे 4 इंटू 10 टू द पावर 4, और नीचे क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ऐसे भी। अब यहां पर इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहां से अगर आप ध्यान दो तो ये 4 और ये 4 हो गया कैंसिल। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर 4 निकाल दो बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 10 टू द पावर 4 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 9। 1 पॉइंट आएगा 7 आएगा ना, 7 करीब आएगा, तो उसको हम 1.8 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.8, क्योंकि इसमें डेसिमल के एक प्लेस तक ही दिया गया ना। ठीक है, तो 66.7 प्लस माइनस 1.8, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा आर डैश इज इक्वल टू, आर डैश की वैल्यू 66.7 एंड प्लस माइनस 1.8। तो देखो जो इतना जो हम लोगों ने अभी समझा है उसकी समरी समझ लो क्या है। समरी सिर्फ इतनी है कि सीरीज में या किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट, पैरेलल वाला या पैरेलल जैसा, जैसे वो मिरर इक्वेशन थी वो भी पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन जैसा था, तो ये जो पैरेलल टाइप की 1/r 1/r 1/r2 वाला है, बस इसी के लिए हमारे दिमाग में थोड़ा सा पॉइंट अलग से रखना है। ठीक है, क्या रखना है कि अगर हम कहीं का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके पास दोनों मेथड है जिससे भी आप उसको मैच करा पाओ, क्योंकि हम बाहर बैठे हुए हैं तो हम थोड़ा टाइम वेस्ट करके अपना देख सकते हैं कौन सा मैच करेगा क्या होगा। एग्जाम में इतना एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं रहता, तो एग्जाम में आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तभी प्रॉब्लम आएगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू उसने नहीं दिया, जैसे वो मिरर वाला जो क्वेश्चन था, अगर मिरर इक्वेशन वाला, तो अगर वैसा उसने दिया तब तो वो तुरंत डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज तो याद ही करनी है ना, इसको आप लर्न कर लो। ठीक है, ये आप टिक कर लो कि इसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसको तो आप याद कर लेंगे, तो आप तुरंत डिसाइड कर लोगे कि अगर ऐसा ऑप्शन दिया गया तो इसको टिक कर दो, अदरवाइज जो आपको 5वां नंबर का रूल बताया गया वो आप टिक कर दो। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आप इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अपना साइड में कहीं लिख लो कि न्यूमेरिकल के लिए हम एनसीईआरटी वाले इस फार्मूले का यूज करेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिख लो उसको। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये नहीं होगा, वरना बाद में भूल जाओगे कि सर ने यहाँ कुछ तो बताया था लेकिन वो क्या था वो आपको याद नहीं रहेगा। तो आप ये लिख लो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आपको यही एनसीईआरटी वाला मेथड ही यूज करना है नीट में, एग्जाम में। ठीक है, बाकी ये देखो ये कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन को हमने जबरदस्ती इतना खींच दिया। ठीक है, क्योंकि हमें समझाना है इसलिए हमने थोड़ा सा उसको स्टेप बाई बना दिया। अदरवाइज अगर हमें अपने लिए सॉल्व करना होता तो हम ये वाला स्टेप नहीं लिखते। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको लिखते कि डेल्टा R1 लिखना था 3 और R1 का स्क्वायर, तो हमने देखा R1 100 है, तो 100 का मतलब 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट रखते 10 टू द पावर 4। ऐसे 200 का स्क्वायर, तो 200 को हम लोग लिखते 2 इंटू 10 पावर 2, स्क्वायर करते डायरेक्ट लिखते 4 इंटू 10 टू द पावर 4, और ये भी 2 इंटू 200 है, इसका स्क्वायर करना मतलब 4 इंटू 10 पावर 4 और 3 का स्क्वायर 9। मतलब आप अगर देखो तो ये वाला स्टेप अननेसेसरी है। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा वीक है तो आप ऐसे लिख लो तब करो, अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यूज को स्क्वायर करके लिख सकते थे। 4 4 कैंसिल किया,
अब आप देखो जैसे ये जो स्टेप है ये भी अननेसेसरी है, आप यहीं पर कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 4 कैंसिल हुआ, 10 टू द पावर 4 कॉमन होगा, बाहर जाएगा, उससे कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचेगा 3 + 1 4, और यहाँ क्या है 4/9, 16/9। बिना इसको लिखे डायरेक्ट हम 16/9 लिख सकते हैं। तो अब ये सब चीजें आपको घर पे करनी, हम यहाँ क्यों बता रहे हैं, हम अपना टाइम ही तो खराब कर रहे हैं, वेस्ट ही तो कर रहे हैं टाइम, लेकिन हमें पता है कि ये जो हम बता रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि आपको एक बार हाँ समझ में आ गया कि हाँ यार इसको हम और सॉर्ट कर सकते हैं। और ये चीज अभी से जब आप हैबिट में ले आएंगे तो धीरे धीरे आप तमाम सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आपकी हैबिट में आ जाएगा, बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजें आप सॉर्ट करना सीख जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना सब लिखें बैठ के, ठीक है। एग्जाम में तो अगर ये उसने फॉर्मूला आपको मान लिया लिख कर दे दिया, कई बार होता ना फॉर्मूला लिख कर दे देते हैं, तो हमें तो ना तो ये लिखना ना ये लिखना था। अगर आप देखो तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ये स्टेप लिखना था और फिर डायरेक्ट 16/9, ठीक है, बस सिर्फ 2 लाइन लिखनी। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तब हो पाएगा ना, कि डायरेक्ट एग्जाम भी कर लोगे, वहां डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, वहां तो आसान आसान क्वेश्चन भी कठिन लगने लगता है। तो यहीं से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा था कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराते हैं उनको घर पे जाके दोबारा करना है, लेकिन जब दोबारा करना है तो स्टेप बाय स्टेप वैसे ही नहीं करना है, उसको समझना है और शॉर्ट में करना है, कम चीजें लिखो, करो उसको अपने दिमाग में कैलकुलेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। A potential difference of V is equal to 20 ± 1 volt is applied across resistor of 8 ± 2 ohm. Calculate the current with error limit. उसने प्रॉपर मेंशन कर दिया है कि करंट आपको निकालना है विद एरर लिमिट। जल्दी से बताओ हमें क्या निकालना है, I प्लस माइनस क्या निकालना है, DI, I प्लस माइनस DI, क्योंकि उसने एरर लिमिट लिखा ना, अगर उसने लिमिट से आप परसेंटेज लिखा होता तो DI/I × 100 निकाल। हमारा टारगेट हो गया ये निकालना, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है I = V/R, ठीक है, इसी का हम लोग यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो वो एक्चुअल वैल्यू से निकल आएगी, और देन एरर के कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। जल्दी से बताओ आंसर क्या है। कुछ लोगों का आया थर्ड ऑप्शन, और कोई हाँ फोर्थ ऑप्शन। हाँ निकालो, जो भी है बताओ, बेहिचक आंसर बताने में बिल्कुल पीछे मत रहो, गलत बताओ सही बताओ जो बताओ, बट सॉल्व करके बताओ। ऐसे नहीं कि कुछ ही बताना है तो कुछ भी बोल दिया, सॉल्व करके, मतलब आप अपना दिमाग लगाओ, उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। गलत हो सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो बाद की बात है, वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे, जब कुछ करोगे तभी आपको पता चलेगा हम गलती कहां पर कर रहे हैं, उसको सुधार लेंगे हम लोग बाद। तो आपको जो भी समझ में आ रहा है, जो भी आप सॉल्व करें, कुछ लोगों ने थर्ड बताया, कुछ लोगों ने फोर्थ बताया। थर्ड बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन ही यहां पर आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो जितने लोगों ने थर्ड ऑप्शन दिया उन्होंने रूल को फॉलो किया है, ठीक है। जिन लोगों ने फोर्थ ऑप्शन निकाला या बताया, ठीक है, उन लोगों ने रूल को फॉलो नहीं किया। फोर्थ ऑप्शन कैसे आया है, ऐसा नहीं कि वो सॉल्व नहीं किए, ऐसे तुक्का नहीं बताया, सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया वो हम बता देते हैं। जैसे यहां पर V/R है, जैसे आप देखो यहां पर कि V/R है, तो V की वैल्यू है 20, एक्चुअल वैल्यू निकाला 20, और R क्या है, ये क्या है, ये V है, और ये क्या है DV, ये तो हमें पता ही चल गया है सब आराम से, DR हो गया। तो हमने यहां पर क्या किया, V रखा 20 और R की वैल्यू क्या रखा 8, ठीक है। ये तो 2.5 आ गया, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अब बात आती है DI निकालने की। अब जिन लोगों ने फोर्थ ऑप्शन बताया उन लोगों ने क्या किया, जैसे I = V/R, तो DI = DV/DR, ठीक है, ये किया। DV की वैल्यू 1 और DR की वैल्यू 2, कितना आ गया 0.5। तो आपने इसे निकाला, आपको लग रहा हमने सही किया, ठीक है, लेकिन आप खुद सोचो, हमने ये मेथड कहीं आपको बताया नहीं, बताया ना, इस तरह से हमने बताया नहीं, बताया कहीं पर भी। DI = DV/DR कहीं नहीं बताया। तो आपने अगर ये अप्लाई किया है तो इसका मतलब आपने रूल पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे आपने अंदाजा लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। जबकि ये क्या है, डिवीजन मेथड है ना, यानी कि टाइप 2, तो टाइप 2 है तो टाइप 2 के हिसाब से चलेंगे ना हम लोग, तो ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। अब टाइप 2 हमारा क्या है कि I = VR⁻1 लिखेंगे,
देन हम लिखेंगे डी आई डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू डीवी अपान वी, माइनस आगे आएगा लेकिन वो प्लस हो जाएगा, और डी आर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, डीवी की वैल्यू क्या है 1, वी की वैल्यू क्या है 20, डी आर की वैल्यू क्या है 2 और ये है 8। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे डी आई डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू क्या है 2.5। ये हम सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो यहां पर ऐसे कर लो, ये 4 से कट गया, 1/4 हो गया, तो एलसीएम लेने में आपके लिए आसानी होगी। 20 ले लिया, ठीक है, 20 हो गया, तो ये हो गया 1 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 6/20 हो गया, मतलब 0.3 हो जाएगा ना, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे और 60/20 मतलब 3 हो गया 0.3, मल्टीप्लाई कर दो, डी आई इज इक्वल टू 0.3 इंटू 2.5 कितना 0.75। राउंड ऑफ कर लो क्योंकि यहाँ डेसिमल के एक प्लेस तक ही दिया गया है, तो कितना आ जाएगा 0.8। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, I इज इक्वल टू 2.5 प्लस माइनस 0.8। कोई डाउट इसमें? देखो रूल वही है। ठीक है, आपने यहाँ पर बस क्वेश्चन का तरीका बदल दिया गया कि ऐसे से आपको कैलकुलेट करना। आपको पता है कि V दिया गया है और R दिया गया था, आपको बताना था करंट विद एरर लिमिट। ठीक है, तो हमें पता है करंट विद एरर लिमिट का मतलब क्या होता है, I प्लस माइनस डी आई। अब आपको I निकालना था एक्चुअल वैल्यू, तो 20/8 2.5 हो गया, और एरर निकालना है डी आई, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो वो एरर के कॉन्सेप्ट से ही आएगा। तो अगर डिवीजन है तो टाइप 2 लगेगा, टाइप 2 जो बताया गया था, तो हमने टाइप 2 के हिसाब से इसको सॉल्व कर लिया डी आई की वैल्यू। यही क्वेश्चन हम आपको बदल कर दे सकते हैं। हमने यहाँ लिख दिया फाइंड करंट विद लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर का मतलब आई तो वही रहेगा ना 2.5, आगे क्या लिखोगे डी आई अपान आई इंटू 100। तब यहां से कैलकुलेशन तो यहां तक यही आएगा, लेकिन आपको यहां क्या रखना है, डी आई अपान आई इंटू 100, डीवी अपान बी इंटू 100, डी आर अपान आर इंटू 100, सारी वैल्यूज रखकर सॉल्व कर लो। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि आपको निकालना क्या है, उसका मतलब जो हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया, और उस कौन सा फंक्शन है या कौन सा फॉर्मूला है, उसमें रूल कौन सा अप्लाई होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। A capacitor of capacitance C 2.0 plus minus 0.1 microfarad is charged to a potential difference V is equal to 20 plus minus 0.2 volt. What is the charge on capacitor? अब देखो यहां पर एक पॉइंट फिर देखो, उसने कह दिया व्हाट इज चार्ज, लेकिन उसने फिर नहीं लिखा कि लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर या एरर लिमिट। तो हमने क्या बताया था कि जब नहीं दिया जाएगा तो क्या करोगे, ऑप्शन देखोगे, तो ऑप्शन में यूनिट बाहर लिखी हुई है, परसेंटेज तो कहीं है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, एरर लिमिट, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है विद एरर लिमिट। ठीक है, तो बस एरर लिमिट वाली वैल्यू मतलब, अच्छा ये जो फॉर्मूला है हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पता हो, तो ये तो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे ही। तो ये फॉर्मूला होता है जब हम लोग कैपेसिटर देखेंगे आगे, जैसे रेजिस्टेंस ऐसे होता है वैसे एक डिवाइस होता है कैपेसिटर। ठीक है, जिसमें दो प्लेट्स होती हैं ऐसे पैरेलल, और उसके ऊपर हम चार्ज स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं कह सकते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, जहां C को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, V को पोटेंशियल डिफरेंस, और Q इस पर स्टोर होने वाला चार्ज हो गया। ठीक है, बाकी रियल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में सारी चीजें क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टेट में। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता चल गया, जैसे जिन लोगों को फार्मूला नहीं पता तो हमने बता दिया कि भैया फार्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। बस तुम्हें फार्मूला पता हो, बाकी तो एरर का कॉन्सेप्ट लगना है ना, इलेक्ट्रोस्टेट का तो कॉन्सेप्ट लगना नहीं। तो आपको यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू निकालनी। अब अगेन यहाँ पर अगर आप देखो ये C और ये क्या हो गया DC, ये क्या लिखा हुआ है C और ये क्या हो गया DC, ऐसे यहाँ पर ये क्या हो गया, ये V है और प्लस माइनस करके जो लिखा हुआ है ये क्या है DV। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, तो आप लिखेंगे C इंटू V, C कितना है 2 और V कितना है 20, यानी कि ये हो गया 40, लेकिन ये माइक्रोफैरड में है, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, माइक्रोफैरड है इसलिए हो जाएगा माइक्रो कूलाम। ठीक है,
अब हम लोग को यहाँ पर DQ निकालना है, क्योंकि एरर लिमिट निकालना है ना, DQ। तो आप DQ निकालेंगे तो बिल्कुल पीछे जैसा क्वेश्चन ही तो है, इसमें DI निकाला था, उसमें हमें DQ निकालना है, लेकिन इसमें डिवीजन रूल था और इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि टाइप 1। लिख लो आप, DQ डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू DC डिवाइडेड बाई C एंड प्लस DV डिवाइडेड बाई, वैल्यूज रखते हैं, DQ डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू DC की वैल्यू क्या है 0.1, 2.0 प्लस 0.2 एंड डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, सॉल्व करने में अपना दिमाग जरूर यूज करें। जैसे यहाँ पर हम डेसिमल हटाएंगे ये वाला, ठीक है, तो ये डेसिमल यहाँ हटाओ, ये डेसिमल यहाँ हटाओ, तो क्या हो जाएगा 1/20। अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ तो 20 आ गया, यहाँ पहले से 20 है, तो हम ये डेसिमल हटाएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर इसको हटाओगे तो फिर तुम्हें थोड़ा और सोचना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया, इसमें नहीं हटाया, इसको ऐसे रख दिया। तो जब दोनों में बेस बराबर हो गया तो ऊपर क्या आ गया 1.2, नीचे 20 एलसीएम हो गया, तो नीचे हो गया तो 1.2 आ गया, तो 1.2 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि DQ की वैल्यू हो गई 1.2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 40। ये 40 भी तो इधर लाएंगे ना, क्योंकि हमें DQ नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2.4 माइक्रोकुलम, 2.4 माइक्रोकुलम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा Q प्लस माइनस DQ, तो Q की वैल्यू 40 प्लस माइनस 2.4 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, तो 40 प्लस माइनस 2.4 10⁻⁻6, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा एक पॉइंट हमने उसमें छोड़ा था थ्योरी वाले पार्ट में। ठीक है, तो वो एक बार हम आपको समझा देते हैं रिलेटिव डेंसिटी वाला, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ये जो रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो पॉइंट है ये अभी हम बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब आगे की बातें हम लोग करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन में था तो थोड़ा सा आपको बता दिया जा रहा है। रिलेटिव डेंसिटी, इसका यूज भी हम लोग को कुछ कई क्वेश्चंस में ऐसे मिल जाता है, खासकर जब हम लोग फ्लूइड वगैरह पढ़ते हैं या हम लोग हीट वगैरह के क्वेश्चंस करते हैं। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी अगर देखा जाए तो वो तो हम लोग जैसे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी का मतलब क्या होता है कि मास बाई वॉल्यूम, जैसे हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है, रिलेटिव डेंसिटी, ना कि डेंसिटी। तो रिलेटिव जब भी हम बात करते हैं तो डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ये लिखा गया है, रो आर इज इक्वल टू, मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी, दिस इज आल्सो इक्वल टू W1/W2। और ये W1/W2 क्या है, मतलब किसी भी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। वो मेथड क्या है कि आप उस मतलब जो भी मटेरियल है, जैसे मान लिया आपको एक मटेरियल दे दिया, कोई बॉल दे दी गई और आपसे कहा गया कि इसकी डेंसिटी आपको निकालना है, तो आपने उसको मेजर किया, रिलेटिव डेंसिटी निकाला, और रिलेटिव डेंसिटी निकाल के हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी अगर हमें पता चल गई तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता ही रहता है क्या है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हम उसका यूज करके निकाल सकते हैं आराम से उसकी डेंसिटी को। तो हम लोग ये मेथड क्या है वही बात करने जा रहे हैं, इसी पर वो क्वेश्चन दिया गया। तो वो मेथड क्या होता है कि आप उस मटेरियल को पहले वेट करो एयर में। ठीक है, तो एयर में जब हमने उसे तौला तो पता लगा उसका वेट कितना है W1, तो ये W एयर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर। ठीक है, मतलब हमने उसका वेट निकाला और वो वेट क्या है W1, और W1 एक्चुअल में क्या है, हमने उसको कहां पर तौला है, रखकर एयर में। ठीक है, तो W1 एक्चुअल में W एयर है। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसको हम लेकर गए एक लिक्विड के अंदर। तो जब हम लिक्विड के अंदर लेकर जाते हैं तो चीजें हमें हल्की महसूस होती हैं या भारी,
कुछ लोगों को भारी भी लगते हैं। भारी वाले कौन है? हल्की लगती है ना, अब थ्रस्ट फोर्स फील होता है। ठीक है, आज का जिनको भारी लगता है वो आज करके देखना जाए घर में। ठीक है, बाल्टी में पानी रखना, कुछ लेना ऑब्जेक्ट, फिर अंदर ले जाना बाल्टी के। तो आप अगर देखो तो कोई भी चीज अगर आप लिक्विड के अंदर ले जाएंगे तो आपको हल्की लगेगी। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्प्लावन बल। तो जब आप लिक्विड के अंदर किसी चीज को ले जाते, तो जैसे एयर में उसका वेट मान लिया W1 था, ठीक है, एयर में जब था, तो W1 उसका वेट है, वो अभी भी है। लेकिन जब हम उसको लिक्विड के अंदर लेकर गए तो उसके ऊपर एक अलग से फोर्स लगने लगा, अपथ्रस्ट फोर्स U, और U होता है V रो G। ठीक है, ये आगे हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। तो ये तो वैसे 7th 8th लेवल में बताया जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो लोग सोचे हमको 12th का तो याद नहीं, 7th का कहां से याद होगा। तो V रो G होता है यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो जो ये अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, इसकी वजह से यहां पर डाउनवर्ड इसका जो वेट है, वैसे तो इसका W1 लगता, लेकिन अगर ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगने लगा तो हमें कुछ हल्का लगेगा ना। अगर हम इसके अंदर, जैसे मान लिया हाथ में इस बॉल को लेते और इस बॉल को लेकर हम कहां चले जाते हैं? लिक्विड के अंदर। तो जब लिक्विड में जाते तो वैसे एयर में रहते तो सिर्फ W1 लगता, लेकिन जब हम एयर में रहते तो यहाँ कोई अपथ्रस्ट फोर्स नहीं है, तो सिर्फ W1 लग रहा है। एयर की वजह से भी अपथ्रस्ट रहेगा, लेकिन वो नेग्लेजिबल रहेगा, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो W1 है, लेकिन जैसे ही हम इसको लेकर गए लिक्विड के अंदर, उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा। तो मान लेते यहां पर अगर इस बॉल का वेट 10 न्यूटन था और मान लिया अपथ्रस्ट फोर्स 2 न्यूटन था, तो यहाँ 10 - 2 हो जाएगा ना। तो डाउनवर्ड कितना बचा? 8 न्यूटन। मतलब जो चीज यहाँ 10 लग रही थी वो लिक्विड के अंदर आपको कितनी लग रही? 8 न्यूटन लग रही। ठीक है, तो यहां पर जो डाउनवर्ड इसका वेट आपको अपियर हो रहा है वो है W2। ठीक है, तो W2 की वैल्यू एक्चुअल में क्या हो गई? W1 माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है, V रो G। ठीक है, तो अगर हम यहां से W2 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा, अपथ्रस्ट इधर ले आए तो ये हो जाएगा W1 माइनस W2। मतलब ये है वेट ऑफ बॉडी इन एयर और ये है वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। ठीक है, वाटर या लिक्विड जो भी है, और ये अपथ्रस्ट है, और अपथ्रस्ट का मतलब क्या है? V रो G। ठीक है, तो यानी कि ये जो W1 माइनस W2 की वैल्यू है, ये किसके बराबर है? V रो G के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ W1 तो क्लियर है, लेकिन जो W2 है यहाँ पर, जो ये W2 लिया गया, ये W2 एक्चुअल में ये जो यहाँ पर W2 लिखा गया है, ठीक है, तो वो चीज नहीं है यहाँ पर। वो W2 यहाँ W एयर माइनस W वाटर लिया गया। जैसे यहाँ पर आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको W2 ना लिखकर हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको W वाटर। ठीक है, हमने वाटर लिख दिया। ठीक है, तो ये जो W वाटर है वो क्या हो जाएगा? W1 माइनस, यानी कि ये W यहाँ पर वाटर लिख दिया हमने। ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, वरना W2 से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये W2 जो है इसको हमने लिख दिया यहाँ पर W वाटर, और ये W1 क्या है? W एयर। तो एक तरह से यहाँ पर जो V रो G की वैल्यू आ गई अब फर्स्ट, वो क्या हो गया? W एयर माइनस W वाटर। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए इसी चीज को W2 लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर W1 नीचे W2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है? वेट ऑफ बॉडी इन एयर, और ये है वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। ठीक है, ये अपथ्रस्ट के बराबर। तो आपको यहां पर ये सोचना है कि ये डेंसिटी के फॉर्मूले में दोनों आ कहां से गए। तो डेंसिटी का जब आप फॉर्मूला लिख रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी का, तो ऊपर लिख रहे हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मान लिया रो है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर भी VG से, मतलब जो बॉल है उसके वॉल्यूम को और G को मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखो डेंसिटी ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो ये हो गया मास, यानी कि mg हो गया, और ये क्या है? V रो G, मतलब ये अपथ्रस्ट हो गया, और अपथ्रस्ट को हमने क्या लिखा है? W2, तो ये हो गया W2, और ये mg क्या है? वेट इन एयर, मतलब ये क्या हो गया? W1। ठीक है, तो कुल मिला के हमने ये चीज आपको यहाँ पर समझा दी ऐसे। ठीक है, लेकिन अभी इसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ये हम एक्चुअल में आपको हम समझा ही नहीं रहे थे। जैसे कुछ लोगों को हो सकता है समझ में आया हो, कुछ लोगों को समझ में ना आया हो। ठीक है, तो हम आपको समझा नहीं रहे थे, हम सिर्फ आपको ये बता रहे थे कि हमको आता है। ठीक है, ठीक है, तो हमें आता है, बस हम आपको भी समझा नहीं रहे, आपको सिर्फ बता रहे थे। ये चीज हम पढ़ेंगे एक्चुअल में आगे। ठीक है, तो अभी हम बहुत ज्यादा जैसे सारी चीजें जो डिटेल में जाएंगे,
आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अपथ्रस्ट वगैरह सब चीजें पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने आपको थोड़ा सा बस ऐसे बता दिया कि ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है। मेन इसे बताने का पर्पस क्या था, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन है, अभी कई बुक्स में क्वेश्चन दिया गया, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने सिर्फ आपको एरर को समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ये फार्मूला बताया है, ठीक है। बाकी ये सब हमने इसीलिए यहाँ लिखा नहीं, क्योंकि अननेसेसरी का भी बर्डन हो जाएगा। बाद में जब हम लोग फ्लूइड वगैरह पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी तब तक, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ याद रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और रिलेटिव डेंसिटी निकालने का एक और मेथड होता है, वो क्या है, W1 अपॉन W2, जहां पर W1 क्या है, W एयर यानी कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर, और W2 क्या है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, W1 और W2 निकाल लोगे, और निकालने के बाद जैसे एरर का क्वेश्चन कर रहे थे वैसे करेंगे। जैसे अभी हमने I इज इक्वल टू V बाई आर एक क्वेश्चन किया, ठीक है, तो वैसे ही समझ लो I की जगह आ गया रो आर, V की जगह आ गया W1, और R की जगह क्या आ गया, W2। तो ये ध्यान रखना कि W1 W एयर है, लेकिन W2 W एयर माइनस W वाटर है, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया ना कि हम लोग इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाएगा। बाकी ये सब अभी भूल जाओ, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम सिर्फ तुम्हें बता रहे थे कि हमको आता है, ठीक है, और तुम वही समझ लो कि सर को आता है, हमें भी नहीं आता, हम बाद में सीख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर है 20। तो जो चीजें समझाई उससे अब आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। आप जरा यहाँ पर देखो, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। अगर हम वो चीज नहीं समझाते तो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता। आप देखो, आप जरा पहले क्वेश्चन पर ध्यान दो। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी इज फाउंड बाय वेइंग इट फर्स्ट इन एयर। मतलब रिलेटिव डेंसिटी हम किसी मटेरियल की निकाल रहे हैं कैसे, ऑफ बॉडी इज फाउंड बाय वेइंग, पहले उसको वेट कर रहे हैं कहाँ, फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर, ठीक है, पहले एयर में और फिर वाटर में। क्या लिखा है, इफ द वेट इन एयर इज दिस, यानी कि ये W1 हो गया ना, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो W एयर है, यानी कि W1, जो W1 है वो क्या है, W एयर, और वो आपको कितना दिया गया है, 5.00 प्लस माइनस 0.05, ठीक है, ये दिया गया। एंड वेट इन वाटर, क्या ये W2 है, नहीं है ना। W2 क्या होता है, W एयर माइनस W वाटर, यानी कि जो W2 हम लिखेंगे वो होगा W एयर माइनस W वाटर, ठीक है। अब जैसे ये सब चीजें हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, तो लिखने का पर्पस है सिर्फ आपको समझाना, बाकी तो हमें लिखने की कोई जरूरत थोड़ी, वो तो चीजें हमारे दिमाग में है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो गया, और एरर को एरर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड कर, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, इसको ऐड कर देंगे, डायरेक्ट हम उसको लिख देते हैं, लेकिन हम लिखकर आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो W एयर क्या हो गया यहाँ पर, 5.00 प्लस माइनस 0.5, और W वाटर उसने दिया है 4.00 प्लस माइनस 0.05, ठीक है। हम लोग यहाँ पर W2 निकाल लेंगे। तो अब अगला स्टेप और नहीं खींचते हैं इसको हम, हमें पता है कि इसको इसके साथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1, तो ये 1.00, लेकिन एरर को एरर के साथ ऐड करेंगे, एरर को एरर के साथ हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो 0.05 मतलब पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, 0.1 होगा, ठीक है, तो 0.1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल कर आई है, तो ये जो है ये है W1 और ये है DW1, ठीक है, और इसी तरह से ये है W2 और ये है DW, दोनों चीजें आ गई। अब आपके पास कुछ है ही नहीं बचा, आपको पता ही रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला W1 अपॉन W2 होता है। एक्चुअल वैल्यू निकालो, एरर निकालो, यहाँ परसेंटेज आपको निकालना है, ये ध्यान रखना है, एरर लिमिट नहीं निकालना है, परसेंटेज निकालना है, दोनों चीजें निकाल के प्लस माइनस करके रखो, क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आया कुछ लोगों का, सभी लोग ट्राई करें जल्दी से, नोट कर लिया इतना, और सॉल्व किया, कौन सा आएगा, सभी का आ रहा है ना,
बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर। वही W1/W2 आप अप्लाई कर दो बस। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है रो आर, वो क्या है W1 डिवाइडेड बाई W2। ठीक है, तो पहले हम एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्चुअल वैल्यू अगर हम निकालें तो ये 5.00, ठीक है सर, ये W1/W2 करना 5.00 और 1.00। तो ये तो यही रहेगा 5.00 ही, ठीक है। 1 से डिवाइड करें तो कोई चेंज तो आना नहीं। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है उसमें परसेंटेज एरर, ठीक है। तो आपको पता है कि परसेंटेज के लिए ये रूल कौन सा, टाइप कौन सा लगेगा, सेकेंड डिवीजन रूल है ना। तो W1 एंड W2 -1, यहां से हम लोग लिख लें डी रो आर डिवाइडेड बाई रो आर इंटू 100 dW1 डिवाइडेड बाई W1 इंटू 100 माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा dW2/W2 इंटू 100। dW1 की वैल्यू क्या है 0.05 डिवाइडेड बाई 5.00 और इंटू 100 प्लस dW2 की वैल्यू कहाँ है 0.1 और 1.00। तो ये तो 5 ही लिखा हुआ है, 0.00 का कोई मतलब तो है नहीं। और ये मल्टीप्लाई करेंगे भी 5 हो जाएगा, 5/5 1 और प्लस ये यहाँ पर 1 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 + 1 11, तो 11% आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा 5.00 ± 11%, ठीक है। बस नेक्स्ट तो हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया था ना 23 नंबर, क्या इसका आंसर था, बिल्कुल सही, रैंडम एरर। ये नोट कर लिया ना आपने। ये आपके यहाँ नीट 2023 में 2 क्वेश्चन इससे पूछ दिए थे एरर से, ठीक है। 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट 23 में 2 क्वेश्चन थे। द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइजेज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल, मतलब जो हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि रैंडम, ठीक है, रैंडम कंडीशन हो गए, फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। तो ऐसी एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन टिक कर लेंगे। और 23 में ही एक क्वेश्चन और पूछा गया था, अब ये सभी लोग करके दिखाओ। मेटल वायर हैज मास 0.4 ± 0.002 ग्राम, ठीक है, एंड रेडियस 0.3 ± 0.001 mm एंड लेंथ 5 ± 0.02 सेंटीमीटर। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली बाई। अब देखो इसमें हो सकता है कुछ लोगों को एक फॉर्मूला इसका ना पता हो कि क्या करें, इसमें क्या करें। हालांकि हमने मास बाई वॉल्यूम एक क्यूब वाला क्वेश्चन कराया था ना, बस इसमें क्यूब की बजाय उसने क्या कह दिया, डेंसिटी आपको निकाल, डेंसिटी में एरर बताना है। मास तो उसने दे दिया, लेकिन नीचे उसने रेडियस और लेंथ दे दी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जो वायर होते हैं, जो वायर होते हैं तो वो ऐसे ही तो होते हैं, जैसे जो घरों में हम लोग वायर यूज करते हैं तो वो सब ऐसे सर्कुलर ही तो होते हैं, ठीक है। जैसे ये वायर लगे हुए हैं कहीं पर भी तो वो सर्कुलर ही होते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर हैं तो अगर इसकी लेंथ को हम एल मान ले, मतलब वो सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं, ठीक है, मतलब क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, वैसे तो सिलिंड्रिकल होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे वायर इसी तरह से होता है, ये सर्कुलर टाइप से रहता है, बाकी इसको हम एक सिलेंडर जैसा मान सकते हैं। तो अगर इसकी रेडियस यहाँ पर आर ले ले और इसकी लेंथ एल है, तो इसका वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो इस वायर का जो वॉल्यूम, और वायर सब सॉलिड ही रहते हैं, ठीक है, हॉलो वायर नहीं रहता ना। कोई भी आप घर में वायर है उसको काट के देखो, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, सॉलिड ही तो रहेगा। तो सॉलिड वायर रहेगा, तो वायर जो है यहां पर सॉलिड मानेंगे, तो इसका जो वॉल्यूम है वी, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² L, क्रॉस सेक्शन का एरिया
ठीक है, आगे मैथमेटिक्स में जब हम लोग करेंगे तो वहां पर ये सब सारे फॉर्मूले लिख दिए गए हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर और ये लेंथ, ये एरिया और इनटू लेंथ, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो अब अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम। और मास बाई वॉल्यूम का मतलब m अपान पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे तो कर ही लोगे ना, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, मास दिया है, रेडियस दिया है और लेंथ, एंड लेंथ यहां छूट गया है, यहां पर इसमें तो दिया गया ना, ऑप्शन में दिया गया 5 प्लस माइनस 0.02। 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो जो ये पाई टर्म है इसको तो हम हटा देंगे, और बाकी इसे हम वही डिवीजन वाला रूल है, वही मतलब टाइप 2। तो यहाँ पर लिखेंगे m, ये हो जाएगा यहाँ पर r टू द पावर -2 l टू द पावर -2। बस वैसे लिखेंगे, सारी वैल्यूज वहां से रख कर सॉल्व कर लेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन हमने एक आपको कराया था पीछे, ये जहां से एरर लिमिट, लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर स्टार्ट है, उसके पहले तो ये ऐसे ही क्वेश्चन तो हम लोग कर रहे थे। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 15 था वो भी ऐसे था, बस उसमें रेजिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर ये चीज दे दी। सॉल्व करिए सभी लोग। हाँ, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड 1.6। नहीं दिया ना, क्या है आंसर, कौन सा आएगा, सेकेंड वाला आएगा ना। पिछले क्वेश्चन जैसा ही तो है, पहले जैसे हम लोगों ने किए हैं। स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो तो सब ऐसे ही थे ना, फार्मूले इसी तरह से दिए थे, उसमें परसेंटेज एरर निकालना था, चाहे वो जो भी क्वेश्चन हो। जैसे 15 नंबर तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है कि उसमें आपको ऐसे ही डेटा दिया गया था, ठीक है, और वहां पर हम लोगों ने V इक्वल टू आई आर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर लिखा। हमने क्या कहा था कि कई बार वो क्वेश्चन में डायरेक्ट परसेंटेज एरर दे देता है, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट भी दे सकता था, जैसे उसके पहले वाले क्वेश्चन जो थे, M में इतनी एरर है, R में इतनी एरर है, L में इतना है, तो रो में बताओ, तो डायरेक्ट भी हो सकता है। इसमें उसने डायरेक्ट नहीं दिया बल्कि उसने वैल्यूज दे दी, तो जब वैल्यूज दिया तो उसमें क्या दिक्कत, हम यहाँ तक तो वैसे ही करेंगे ना। इसके बाद अगर वो डायरेक्ट इसमें परसेंटेज एरर देता तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारा कम हो जाता, लेकिन उसने क्या किया, वैल्यू दे दिया। तो अगर वैल्यू दिया है तो फिर अलग अलग सारी वैल्यूज पता है ना हमें, इसमें क्या एरर है, इसमें क्या एरर है, अलग अलग सबकी वैल्यूज पता है। ये एरर हो गई, ये एक्चुअल वैल्यू, ये एरर, ये एक्चुअल वैल्यू, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी। अब सब वैल्यूज रख दी, ऐसे सॉल्व कर लेना है हमें। तो ये यहाँ पर क्या जाएगा, 1/2 0.5 आएगा ना, 0.5, और प्लस यहाँ पर क्या जाएगा 2/3। 2/3 का मतलब 0.66 आएगा, तो 0.66 आएगा तो उसको 0.7 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 2/5 यानी कि 0.4।
उससे क्या फर्क, जो ऊपर डालोगे वही नीचे डालोगे, परसेंटेज में कोई यूनिट डायमेंशन आएगा ही नहीं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, ये मिलीमीटर में है तो ये भी तो मिलीमीटर में होगा, ये अगर सेंटीमीटर में तो ये भी तो सेंटीमीटर में होगा। तो ऊपर मिलीमीटर नीचे मिलीमीटर हट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट गया, ग्राम किलोग्राम कुछ भी होता तो ऊपर ग्राम है नीचे भी ग्राम है, हट गया, तो कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है, वो तो सब कैंसिल ही हो जा रही है ना यूनिट। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1.6%। तो हम लोग यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ, ठीक है, जब बहुत छोटी बहुत स्मॉल लेंथ को मेजर करना होता है या कोई भी चीज, हम लोग यहाँ पर इसकी बात करते हैं लीस्ट काउंट की, ठीक है। जैसे अगर आप कोई भी चीज मेजर करते हैं तो हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाते समय एक पॉइंट बताया था कि अगर आप मीटर स्केल का यूज करते हैं तो आप सिर्फ मेजर कर सकते हैं, जैसे मान लिया 5.6 सेंटीमीटर। क्या डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर किया जा सकता है मीटर स्केल से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें होता ही नहीं 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। 1 mm कितना होता है? 1 mm का मतलब होता है 0 पॉइंट, ठीक है। तो इससे कम का मेजरमेंट उससे पॉसिबल है नहीं, इसलिए आप यही मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमने मान लिया इसी को मेजर किया और इसकी लेंथ आ गई 5.6, लेकिन जब इसे हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे तो हमें पता है कि ये डाउटफुल डिजिट होती है ना, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो 6 में जरूरी नहीं कि वो 6 हो, वो हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इसी को वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे तो वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर से मेजर किया तो पता लगा वो 5.61 आ गया, ठीक है। 6 से ज्यादा आ गया या 6 से कम आ सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है। लेकिन वहां पर क्या होगा, डेसिमल प्लेस, मतलब हम 2 प्लेस तक उसको मेजर कर पाएंगे। तो एक तरह से हम क्या कहेंगे कि और भी ज्यादा एक्यूरेट या प्रिसाइज वैल्यू वो हो जाएगी। ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का मतलब क्या है वो हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो यही है लीस्ट काउंट, और इसमें मेनली हमें 2 चीजें ही पढ़नी होती हैं, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। होता स्पेरोमीटर भी है, लेकिन स्पेरोमीटर हम या और अदर डिवाइसेस हमें नहीं पढ़ने। हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वर्नियर कैलिपर्स के और स्क्रू गेज के ही आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। समझना है ये, देखो एक चीज हम बता दें कि इसका क्वेश्चन जैसे इस साल आया था, हमने वैसा ही क्वेश्चन करा रखा था, बस थोड़ा सा डेटा बदला हुआ था। हमने इसलिए उस क्वेश्चन को डाला है वहीं पर जहां पर हमने क्वेश्चन कराया था, ठीक है। जहां पर हमने क्वेश्चन कराया था उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर है। तो हमने ये चीज आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि फिजिक्स में डेटा बदला जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहो कि कुछ भी बदला जाएगा, लेकिन चीजें वही रहेंगी, मेथड्स वही रहेंगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं लीस्ट काउंट। तो इसमें जब हम लोग बात करते हैं ये वाला जो चैप्टर है, तो इससे जो भी क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा भी क्वेश्चन लिखा जा सकता है और बहुत बड़ा भी क्वेश्चन हो सकता है। मतलब पूरा डिवाइस का डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन कोई भी क्वेश्चन जैसे जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको हमने बता ही दिया कि भाई वहां पर सॉल्व करते हैं हम हर स्टेप लिख डालते हैं कि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। लेकिन आप इस क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो, 4 लाइन से ज्यादा तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो 4 ही लाइन में निकल आता है। अगर आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अपने माइंड में कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं, मतलब बड़े क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन कैसा भी हो बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन आपको क्या आना चाहिए, आपको वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम रटा होना चाहिए, मतलब उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे यहाँ तो बना हुआ है, इसको कई बार घर पे बनाना, ठीक है, रफ पर। स्क्रू गेज का डायग्राम आपको रटा होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, जिससे कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वो डायग्राम दिमाग में आपके चलेगा और आप क्वेश्चन को इजीली पकड़ लेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं और कहाँ, मतलब उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हम सारी चीजों पर ध्यान रखेंगे और बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर लेंगे। कई टाइप के हमने क्वेश्चंस डाल रखे हैं जो उससे रिलेटेड हैं और उसी तरह से आ जाते हैं क्वेश्चन। इस साल भी वैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया था, बिल्कुल। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं लीस्ट काउंट का मतलब। लीस्ट का मतलब एक तरह से मिनिमम, काउंट का मतलब एक तरह से, यहां पर वैसे तो काउंट का मतलब काउंटिंग से होता है, बट यहां पर काउंट का मतलब मेजरमेंट से ही लिया जाता है, ठीक है। मतलब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जितना मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जितना कम से कम मेजरमेंट कर लो। जैसे अगर हम मीटर स्केल यूज करते हैं, जो पटरी यूज करते हैं, उसमें सबसे कम मेजरमेंट कितना कर सकते हैं, 1 mm,
ठीक है, सबसे छोटा जो मार्क होता है वो 1 mm के डिस्टेंस में रहता है। तो इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 mm। इससे नीचे की वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा गया है, द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद इट, जो उससे आसानी से लिया जा सकता है, ठीक है, मतलब मेजर किया जा सकता है एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो उससे किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यहां पर लिख दिया गया, लीस्ट काउंट का मतलब है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब लिमिट ऑफ एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि ये एक्यूरेसी की एक लिमिट है कि मतलब इतने लिमिट तक ही आप एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, उससे कम नहीं। जैसे आप सोचो मीटर स्केल से अगर आप 1 मिलीमीटर से कम का मेजरमेंट करना चाहो तो क्या कर पाओगे एक्यूरेट? अंदाजे लगाओगे बैठ के, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिमिट ऑफ एक्यूरेसी भी कहलाएगी क्या? लीस्ट काउंट। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए लिख दिया गया, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। जो 1 सेंटीमीटर होता है, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो इसमें ये बीच में से एक बड़ा निशान बना होता है 5 का, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे होते हैं ना। तो यहां पर जो ये है वो 1 मिलीमीटर होता है, 1 mm, और ये पूरा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने पार्ट बने होते हैं? 10 पार्ट बने होते हैं, ठीक है। तो वही यहां पर 1 मिलीमीटर या हम उसको 0.1 सेंटीमीटर ऐसे कह सकते हैं ना। 10 mm जो है वो कितने के बराबर है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 mm कितने के बराबर होगा? 1/10, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो ये सब चीजें हमें रटी होनी चाहिए, मतलब इसका ये कन्वर्जन करने का हमारे पास कैलकुलेशन करने का नहीं टाइम रहेगा। 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, जैसा भी ऑप्शन में दिया गया है, मिलीमीटर में सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। लीस्ट काउंट का मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जितना मेजरमेंट हम एक्यूरेटली कर सकते हैं मिनिमम, उसी को हम क्या बोलेंगे? लीस्ट काउंट, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, जैसे ये हमने यहां पर लिया, ठीक है। तो अगर अभी इसकी बात बाद में कर लेंगे, हम लोग यहां पर देखते हैं एक फॉर्मूला। तो ये मैं हटा देता हूं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं, तो हमें लिखा ही है ऊपर। इसके बाद देखो आप, यहां पर थोड़ी सी जगह छूटी होगी, ठीक है, इस वाली वैल्यू के मतलब ये वाली लाइन के बाद। तो वहां पर हम लोग एक परसेंटेज एरर का फार्मूला लिखेंगे। अब आप सोचेंगे यार परसेंटेज एरर तो हम पढ़ चुके हैं, अब कौन सा फॉर्मूला बाकी रह गया? अभी एक टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज एरर का बाकी रह गया। अगर हम आपसे कह दें कि एक रॉड है, उसकी लेंथ है, एक रॉड है उसकी लेंथ है 3.56 सेंटीमीटर, और आपको बताना, बस इतना ही दिया गया, एक रॉड है जिसकी लेंथ है 3.56 सेंटीमीटर, और आपको बताना है कि इसके मेजरमेंट में मैक्सिमम कितनी परसेंटेज एरर हो सकती है, ठीक है। अब आप पिछला पूरा चैप्टर याद कर डालो, आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा कोई हमने फॉर्मूला बताया नहीं, कि खाली एक डेटा दिया गया और आपको बताना है कि परसेंटेज एरर बताओ इसमें कितनी हो सकती है, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये क्वेश्चन अभी बाकी रह गया था, तो उसी के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लिस्ट काउंट से संबंधित था, इसलिए उसको वहां पर छोड़ा गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे यहां पर परसेंटेज एरर का, और वो यहां पर है लीस्ट काउंट को हम लोग पूरा बार बार नहीं लिखेंगे, जहां पर भी लीस्ट काउंट आएगा उसको शॉर्ट में हम लोग लिख लिया करेंगे L.C, मतलब लीस्ट काउंट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई मेजर्ड वैल्यू एंड इनटू 100 लिख लेंगे वहीं पर। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो ये जो यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, अब जैसे इस फॉर्मूले को आपको यूज कैसे करना वो तो आगे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले से लगेगा एक बार, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि आपके दिमाग में ये चीज कभी, जैसे आपने बैठ के अपना आराम से पढ़ना शुरू किया, सोचने लगे, तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आता है कि परसेंटेज एरर जो हमें बताया गया था, परसेंटेज एरर, उसमें तो ये फॉर्मूला था, मतलब जैसे अगर मान लिया ए में हम परसेंटेज एरर लिख रहे हैं तो DA डिवाइडेड बाई A इंटू 100, यही तो लिखते हैं हम। तो आप यहां सोचोगे कि ये तो ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू होती है,
तो ठीक है कि भाई जो स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू है वो हमने रख दी, ठीक है। जब वही हमें दिया गया है तो वही हमारी मेजर्ड या स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी। ऊपर हमने रखा लीस्ट काउंट, 100 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर हमने रखा लीस्ट काउंट, और यहाँ पर ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। भाई डीए क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, और यहाँ पर एलसी मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही तो होती है। हमने क्या कहा था, मिनिमम एरर का तो कोई मतलब होता नहीं, लिमिट ही रखते हैं ना मैक्सिमम एरर। तो हमने क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि अगर वो आपसे एरर पूछे तो भी एरर निकालना है, और मैक्सिमम एरर पूछेगा तो भी एरर ही निकालना है। मतलब मैक्सिमम एरर ही आपको हमेशा निकालना होता है, चाहे वो मैक्सिमम एरर कहे या ना कहे, निकालेंगे हमेशा मैक्सिमम एरर। तो यहां पर ये हम मैक्सिमम मतलब वही एब्सोल्यूट एरर रख रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि यहां लीस्ट काउंट क्यों रखा गया, नीचे तो कोई बात नहीं, और लीस्ट काउंट को तो कहा गया है लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, और रखा जा रहा है यहां पर कहां, जहां पर हमें एब्सोल्यूट एरर रखना है। तो ये पॉइंट डिस्टर्ब करने लगता है, मतलब क्वेश्चन तो कर लिया लेकिन समझ में नहीं आता कि भाई यहां लीस्ट काउंट क्यों रखा है, यहां तो एरर रखना चाहिए। तो यहीं से आप समझो कि कोई भी मेजरमेंट जो आप करते हैं उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है वो लीस्ट काउंट के बराबर ही हो सकती है। मतलब जितना आप मिनिमम मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकते हैं उससे उतनी ही मैक्सिमम एरर की भी पॉसिबिलिटी उसमें रहती है। जैसे अगर मीटर स्केल से आप मेजरमेंट करते हैं कितना, 0.1 सेंटीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर, तो अगर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है तो 0.1 सेंटीमीटर ही होगी। अब ये चीज आपने रट तो ली, लेकिन आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि भाई ये कैसे हो गया कि जितना एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं उतनी ही एरर भी हो सकते हैं। आप समझो वही पॉइंट, ये वही डायग्राम है सिग्निफिकेंट फिगर में जो बताया था। अगर आप देखो इस रॉड को आप मेजर कर रहे हैं, ये एक स्केल है जो सेंटीमीटर वाली स्केल होती है, तो इसका जो मिनिमम मेजरमेंट है वो हमें पता ही है कितना होता है, 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये होता है। तो ये 0.1 सेंटीमीटर का मिनिमम मेजरमेंट इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी जो सीखा है वो ये कि यही इसका लीस्ट काउंट है और यही मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी है। अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर मतलब अगर डीएल पूछा जाए इस लेंथ के लिए, ठीक है, तो यही मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी। अब ये कैसे हुआ यही समझना है। आप देखो जैसे ये रॉड आप इससे मेजर कर रहे हैं, तो हमने आपको समझाया था कि इधर तो हम 0 से मैच करा लेते हैं, इधर जरा देखो, इधर अगर हमने देखा तो ये जब हमने ऐसे लाइन यहां पर ड्रॉ की तो ये बीच में आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है ना, ठीक है। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये डायग्राम उसमें नहीं बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो बीच में आ रहा है। हम थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा दें, दिख रहा है ना। अगर हम इसको सीधे मिलाएं तो यहां पर देखो, ना तो ये 4 पर जा रहा है और ना ही ये 5 पर जा रहा है, किसी पर नहीं जा रहा है। वो कहां जा रहा है, वो 4 और 5 के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है, कि जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो ये चीज जैसे ज्योमेट्री वगैरह के जब क्वेश्चन आपने किए होंगे या कभी ट्रायंगल बनाया होगा, कुछ भी बनाया होगा, तो वहां जब मेजरमेंट करते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो जब हम इसे लिखते हैं, चूंकि यहाँ तो बहुत बड़ा दिखाया गया, मिलीमीटर अगर आप मतलब स्केल लो तो इतना छोटा सा होता है कि देखने में ही प्रॉब्लम होती है उसको। तो अगर हमें ये वाली रॉड की जो एंड है वो अगर हमें 4 के नजदीक लग रहा है, तो हम 4 के नजदीक है, तो हम इसी लेंथ को क्या लिख देते हैं, L इक्वल टू 6.4 लिख देते हैं, 6.4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और अगर हमें बाई चांस से 5 के ज्यादा नजदीक लग रहा है तो हम क्या लिखते हैं, 6.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। यही तो करते हो ना, ठीक है। और तो कोई चारा है नहीं क्योंकि बीच का मेजरमेंट तो हो नहीं सकता। तो अगर 4 के नजदीक लगा तो हम 0.4 लिख दिया, और 5 के नजदीक लगा 0.5 लिख दिया। अब जरा देखो, मान लेते हैं जो चेक करने वाला है उसने कहा ये वाली वैल्यू सही है, तो ये गलत हो गई ना, ये गलत हो गई ना। अगर उसने कहा ये वैल्यू सही है तो ये गलत हो गई, और गलत हुई तो इसमें कितना गलती है, 0.1 सेंटीमीटर की गलती है, ठीक है। मतलब ये 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा है मेजरमेंट, तो इसमें इतनी एरर हो गई ना, ये एरर हो गई, ठीक है। इस वाले मेजरमेंट में इतनी पॉजिटिव एरर हो गई, अगर पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, बस इतनी एरर हो गई, ठीक है। लेकिन अगर चेक करने वाले ने कहा नहीं ये वैल्यू गलत है और ये वैल्यू सही है, ठीक है, तो वो अगर इसको सही मान रहा है 6.5 को, तो वो इसको गलत मानेगा।
तो गलत मानेगा, कहेगा ये वैल्यू कम है, और कितनी कम है? 0.1 सेंटीमीटर। तो अब इसमें एरर हो गई, ठीक है। मतलब अगर इसे सही माना गया तो इसमें 0.1 की एरर। जो मेजरमेंट हमने लिखा, एक ने ये मेजरमेंट लिखा, एक दूसरे ने ये मेजरमेंट लिखा, किसी को वो 4 के नजदीक लगा था तो किसी को 5 के नजदीक। तो अगर कॉपी चेक करने वाले ने इसको सही माना है तो उसको इसमें एरर दिख गई, कितनी? 0.1, कि भैया इतना आना था और आप कितना लिख कर लाए हैं? 6.5। और अगर उसने कहा नहीं ये सही है तो कहेगा ये भाई गलत लिख कर लाया, ये कितना कम लिख कर लाया है? 0.1। अब जरा देखो दोनों में एरर कितनी आ रही है? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब जो सही माना जा रहा है उसकी तुलना में दूसरे को गलत माना जा रहा है, तो उसमें एरर कितनी आ रही? 0.1। जरा लीस्ट काउंट देखो कितना है? 0.1 ही तो है। मतलब जितना हम इससे एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम एरर भी तो उतनी हो जा रही है। इसका मतलब किसी भी मेजरमेंट में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर हो जाती है। और कैसे हो जाती है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया गया, ठीक है। तो आपको यहां पर समझ में आ गया कि जो परसेंटेज एरर है वो उसका फॉर्मूला लीस्ट काउंट अपॉन मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। अब इसका अगर आपको लीस्ट काउंट पता चल जाए तो यहां रख देंगे, मेजर्ड वैल्यू जो है वो यहां रख देंगे इनटू 100। और इसका जो लीस्ट काउंट होता है, हालांकि आगे हम आपको करवाएंगे ये चीज, लेकिन हम यहीं पर आपको बता देते हैं कि अगर आपको कोई भी मेजरमेंट दे दिया जाए, आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया गया, ना तो उसने वर्नियर कैलिपर्स लिखा, ना स्क्रू गेज लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, उसने कहा बस ये लेंथ है। तो अगर इसमें आपको लीस्ट काउंट निकालना है कि ये जिससे मेजर किया गया उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, तो उसका तरीका क्या होता है? पहले नंबर को रखो 0, डेसिमल जहां है वहीं रखो, फिर दूसरे नंबर को रखो 0, और सबसे लास्ट में जो है उसको रख दो 1 उसकी जगह पर, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान ले ये 3.50 होता तो भी यही करते, ये 0 होता, पॉइंट यहां रखते, ये 0 होता और लास्ट वाले की जगह पर क्या रखते? 1। यही इसका बन जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्या बनेगा? लीस्ट काउंट। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे हमने कहा था कि अगर कोई रॉड की लेंथ इतनी है तो इसमें बताओ कितनी परसेंटेज एरर होगी? लीस्ट काउंट हो गया 0.01, मेजर्ड वैल्यू हो गई 3.56 इंटू 100, सॉल्व कर लो, परसेंटेज एरर आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग आगे ये चीज करेंगे, ठीक है। तो हमने समझा दिया कि ये फॉर्मूला आया क्यों। फाइनली याद यही रखना है, लेकिन एक बार जब चीजें समझ में आ जाती हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ हमें सब पता है, आराम से हम कर सकते हैं, दिमाग में एक्सेप्ट भी वो कर लेता है और याद भी आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। इसके बाद देखो, अभी जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमें डिवाइसेस पढ़ने हैं हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो तो मेन यही है, वर्नियर और स्क्रू गेज, ठीक है। मीटर स्केल जो है यहाँ पर, उसमें तो कुछ पढ़ना नहीं, वो तो पटरी जो हम लोग यूज करते हैं स्केल वही है। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में 2 तरह की स्केल होती हैं, एक होती है मेन स्केल और एक होती है एडिशनल स्केल। मेन स्केल जो होती है, मीटर स्केल में बस मेन स्केल ही होती है, जो हम लोग स्केल यूज करते हैं उसमें कोई एडिशनल स्केल तो लगी नहीं होती है, जस्ट एक स्केल सिंपल सी होती है, तो उसमें कोई भी एडिशनल स्केल नहीं होती। तो यहाँ क्या लिख दिया गया? नो। वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होती हैं, एक मेन स्केल होती है और एक वर्नियर स्केल होती है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स जैसे ये दिखाया गया आगे जो डायग्राम, तो जो पीछे वाली स्केल है वो मेन स्केल है, और जो ये यहाँ पर है ये वर्नियर स्केल है, जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है आगे पीछे, ठीक है। उसका रोल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ऐसे ही जो स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज में भी, अच्छा स्क्रू गेज इसमें है नहीं, ठीक है, दूसरे वाले इसमें है असाइनमेंट है, उसमें डायग्राम में है। तो स्क्रू गेज में भी 2 स्केल्स होती हैं, एक मेन स्केल होती है और एक एडिशनल स्केल होती है, ठीक है। तो एक होता है ना, एक मेन स्केल रहती है उसमें, और एक एडिशनल स्केल होती है जो सर्कुलर स्केल कहलाती है, ठीक है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो स्क्रू गेज में भी 2 स्केल होती हैं, एक मेन और एक सर्कुलर। स्फेरोमीटर जो है उसका भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट एनसीईआरटी जो पहले की थी उसमें क्वेश्चन में इसका यूज किया गया था, तो इसलिए मैंने लिख दिया स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर का कॉन्सेप्ट काफी हद तक सिमिलर होता है स्क्रू गेज के, ठीक है। तो स्फेरोमीटर का अगर लीस्ट काउंट निकालना है तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना होता है जो आप स्क्रू गेज का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन मेन डिटेल में हमें सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो जैसे एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में ये आपको मिलेगा सिलेबस जो लिखा हुआ इसका, तो वो यही मिलेंगे, वर्नियर और स्क्रू गेज, ठीक है, यही 2 हम लोगों को पढ़ना है। स्फेरोमीटर में भी मेन स्केल और सर्कुलर या हेड स्केल होता है, ठीक है। तो आज तो
टाइम हो गया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे ये पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, और इनके हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।